हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करा था, डैट इज़ पेलियो एनवायरनमेंट। इसी को दोस्तों हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर के अंदर। अभी तक मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना और छः जो मास एक्सटिंक्शंस हुई हैं अभी तक, उसके बारे में मैंने आपको रूबरू करवा दिया था उन सारे टॉपिक से। अब हम आगे बात करते हैं। इस पैराग्राफ से हमें बात करनी है प्लीस्टोसीन एनवायरनमेंट से। तो जो प्लीस्टोसीन एनवायरनमेंट, जो भी सिनेरियो चल रहा था, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड वेदर इवेंट्स जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर चल रही थी, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगा था कुछ साल पहले, जब लार्जर शिफ्ट्स हमें देखने को मिले ग्लोबल पैटर्न्स ऑफ क्लाइमेट के अंदर। और ये जो शिफ्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दीज आर इंडिकेटेड बाय द टर्म्स ऑफ वार्म एज की साइकिल फॉलोड बाय आइस एज। और ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूएशन में रहती है, बार बार आता रहता है। यानी कि आइस एज के बाद फिर से वार्म एज और उसके बाद फिर से आइस एज। लेकिन इन सारे लार्जर ग्लोबल पैटर्न्स ऑफ क्लाइमेट के अलावा और जो प्लीस्टोसीन एरा के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशंस को, एनवायरमेंटल कंडीशंस को जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते थे, वो थे कुछ सीज्मिक इवेंट्स। अब ये जो सीज्मिक इवेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? अर्थ के अंदर, यानी कि अर्थ के अंदर की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है अर्थ का, अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसके अंदर जब भी कुछ एक एनर्जी आती है जिसको हम सीज्मिसिटी बोलते हैं ज्योग्राफी के अंदर, या उसको हम डिनोट करते हैं बाय अनदर नेम ऑफ सीज्मिक वेव्स। तो एक प्रकार से भूकंप जैसे इवेंट उसके वजह से पैदा हो सकते हैं, लाइक अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स के अलावा जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ के अंदर, जब भी ये जो सीज्मिसिटी है, सीज्मिक वेव्स है, यहाँ पर मेन जो चीज़ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होती है, अर्थ के अंदर जो प्लेट्स हैं जिसको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, वो इधर से उधर मूव करती हैं। तो एक वेव लाइक एनर्जी, एक वेव लाइक पैटर्न जो है वो क्रिएट होता है, और उसी को हम यहाँ पर ये ऊपर नाम दे रहे थे सीज्मिसिटी या सीज्मिक वेव्स, जिसकी वजह से या तो अर्थक्वेक आते हैं। अगर ओशंस और सीज की बात करें, सीज एंड ओशंस पर आपको देखने को मिलती है कि लहरें बहुत ऊंची ऊंची हो जाती है, जिसकी वजह से सुनामी जैसे इवेंट्स आ सकते हैं। और अगर आप लैंड सरफेस के ऊपर बात करो, अपार्ट फ्रॉम द अर्थक्वेक, आपको वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलती हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ था 75,000 साल पहले, जब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर जाइजेंटिक वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे। और ये इरप्शंस कोई नॉर्मल इरप्शंस नहीं थे, ये सुपर इरप्शंस थे। अब सुपर इरप्शंस में क्या होता है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन अगर छोटे मोटे स्केल के हो रहे हैं, इरेगुलर हो रहे हैं, तो उनका इतना ज़्यादा फर्क हमें देखने को मिलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक चीज़ पता होगी, हम इसको फाउंडेशन कोर्स की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मेगा, क्या ये आपको पता है कि इंडिया के अंदर कहीं पर वॉल्केनो आता है कि नहीं आता है? जानते हो इस चीज़ के बारे में मेगा? रिया या मयूर, आपने सुना है क्या कि इंडिया के अंदर किसी कोने के अंदर वॉल्केनो आता है? कहाँ पर आता है? शाबाश। तो ये जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं, ये तो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है मयूर? भूल गए? शाबाश, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड के अंदर कुछ कुछ साल रुक कर बहुत छोटी मात्रा के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन आता है। अब वो वॉल्केनिक इरप्शन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से जीव जंतुओं को कोई हानि पहुंचे या आसपास बहुत ज़्यादा लावा वगैरह इकट्ठा हो जाए, ऐसा नहीं है। तो हम उसको नॉर्मल इरप्शन बोलेंगे। और ये वाला जो वॉल्केनो होता है, जो कि बहुत सालों में एक बार कभी कभार आता है, तो उसको हम एक तरीके से
ज्योग्राफी में बोलते हैं कि डॉर्मेंट ये एक डॉर्मेंट वॉल्केनिक इरप्शन होती है। यानी कि ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है इस प्रकार की, जैसे बैरन आइलैंड में हमें देखने को मिलती है, ये अपने एक तरीके से आप कह सकते हो स्लीपिंग स्टेट का वॉल्केनो है। कुछ सालों के बाद ये इरप्शन हमें देखने को मिली, फिर ये सो जाती है इरप्शन, उसके बाद फिर ये दोबारा जागरूक होता है वॉल्केनो, फिर वॉल्केनो आता है, फिर ये दोबारा इरप्शन सो जाती है, वॉल्केनो सो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे इरप्शंस हुए हैं पास्ट में, ये तो हो गया चलो अंडमान एंड निकोबार का बैरन आइलैंड का एग्जांपल। अगर आप बात करो इंडिया के पेनिनसुलर रीजन की, इस जगह पर आपको क्या देखने को मिलता है? यहां पर आपको देखने को मिलता है आपका डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू। अब ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, यहां पर आपको स्पेशल प्रकार की सॉइल देखने को मिलती है, दैट इज ब्लैक सॉइल। एंड ब्लैक सॉइल इज रिगार्डेड एज अ वेरी गुड सॉइल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन क्रॉप। ये सारी चीज़ें हम फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस में ज्योग्राफी वगैरह से रिलेटेड हम और इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम काफ़ी बार इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बेसिक तरीके से हर बार हर चीज़ को बताना पसंद करता हूँ, चाहे भले वो चीज़ थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग क्यों ना हो, ताकि आपको हमेशा फैमिलियरिटी उससे बनी रहे। तो जो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पर आपको जो ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है विच इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, ये बनी कैसे थी? ये बनी थी वॉल्केनिक इरप्शंस के माध्यम से। और अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप ये देख रहे हो, आपको ये सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है कि पूरे के पूरे दक्षिण भारत के अंदर ये जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल आई है वॉल्केनिक इरप्शन से। अब डेक्कन प्लेट्यू कोई एक छोटी मोटी जगह तो है नहीं, ये कोई छोटा मोटा स्क्वायर किलोमीटर का एरिया तो है नहीं, ये तो पूरा का पूरा दक्षिण भारत का एक बहुत लार्ज एरिया है। तो ये वॉल्केनिक इरप्शन कोई छोटी मोटी इरप्शन नहीं थी। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी वॉल्केनिक इरप्शंस जिनका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, जैसे बैरन आइलैंड के अंदर आपको कोई लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आज जो हमारे सामने ब्लैक सॉइल है, आप उसको कह सकते हो कि ये एक ऐसे वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से एक आउटकम, एक रिजल्ट है जिसका काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रह चुका है इतिहास के पन्नों में। तो इसलिए आप इसको वॉल्केनिक सुपर इरप्शन कहोगे। और इसी प्रकार की वॉल्केनिक सुपर इरप्शंस जो हैं वो सुमात्रा के अंदर हमें देखने को मिलती थी, उसके एविडेंसेस मतलब हमें देखने को मिले हैं। वेयर आर सुमात्रन आइलैंड्स? कहाँ पर है सुमात्रा? सुमात्रा इज इन इंडोनेशिया। ठीक है, ये आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलता है एट अ प्लेस जो कि आज के टाइम में कहाँ पर है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड, जहाँ पर ये पास में वॉल्केनिक सुपर इरप्शंस आए थे सुमात्रन आइलैंड्स के अंदर, आज के समय में ये जगह है लेक तोबा में। ठीक है, दिस इज लेक तोबा। लेक तोबा के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक लार्ज नेचुरल लेक है नॉर्दर्न सुमात्रा के अंदर विच इज़ इन इंडोनेशिया, और ये जो है तोबा सुपर वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से क्रिएट हुई थी। ठीक है, आज के समय में ये एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर की तरह, नेचुरल स्ट्रक्चर की तरह आपको ये नज़र आता है, लेकिन पास में इसी जगह पर बहुत भयंकर वॉल्केनिक इरप्शंस जो है वो हो चुकी हैं। ये फिर जब डिप्रेशंस क्रिएट होते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद इधर उधर, तो आप कह सकते हो कि इसके लेक के फ्लोर पर वो वॉल्केनिक ऐश जो है वो बिखरी होगी। ऑब्वियस ही बात है, ऐश वैसे तो पाउडर की फॉर्म में होती है जब हम ऐश वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे सालों की, हज़ारों सालों की बारिश की वजह से
ये एक लेक क्रिएट हो गई है यहाँ पर। लेक हमेशा ऐसी ही क्रिएट होती है। अर्थ के ओशंस भी जो सारे के सारे हैं, जो सीज हैं, जो ओशंस हैं, वो ऐसे ही क्रिएट हुए थे कि जब अर्थ ठंडा हो रहा था और डी गैसिंग का फिनोमेना चल रहा था, अंदर की गैसेस जब बाहर निकल रही थी, जब सब कुछ पूरा का पूरा शांत हो गया, तो साइंटिस्ट हमें ये बताते हैं हज़ारों लाखों सालों की जो बारिश अर्थ पर लगातार होती रही थी, उसकी वजह से ये ओशन और सीज जो है वो क्रिएट हुए हैं। तो ये जो लेक्स हैं ये भी ऐसी बनती हैं क्योंकि ये सारा सुपर वॉल्केनिक सुपर इरप्शन का जो इवेंट है ये 75,000 साल पहले हुआ था। अब यहाँ पर जो ऐश डिपॉजिट्स हैं उसको एक नाम दिया जाता है, डेट इज टेप्रा ऐश डिपॉजिट्स। ऐश मतलब राख। और आप जानते हो जब भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो वो जो ऐश उसके अंदर से उठती है उसको हम इन्वायरमेंट के अंदर क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पार्टिकल्स। किस चीज़ के पार्टिकल्स? कार्बन सूट पार्टिकल्स, जिसको हम एक और टर्म से डिनोट कर सकते हैं, विच आर नोन एज लावा बॉम्ब्स। और ये कोई बॉम्ब्स कोई बहुत बड़े बड़े बॉम्ब्स नहीं होते हैं, ये छोटे छोटे ऐसे उड़ते हुए ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो टेप्रा ऐश डिपॉजिट जो इस वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से उठी थी, ये जो राख है ये आपको रिवर वैलीज में बिछी हुई नज़र आती है। ठीक है, यानी कि वो सेटल हो चुकी है। और इसके कुछ अवशेष हमें पेनिनसुलर इंडिया के अंदर भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको ये जो डेक्कन प्लेट्यू के बारे में समझाया, एंड द क्रिएशन ऑफ ब्लैक सॉइल बिकॉज ऑफ द पास्ट वॉल्केनिक इरप्शन। हिस्टोरियंस और साइंटिस्टों के बीच में पास्ट की स्टडी करने वाले जो भी एक्सपर्ट्स हैं जो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, उनके बीच में एक लगातार डिबेट चलती है कि ये जो तोबा इरप्शन हुई है इसका इम्पैक्ट क्या है। कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जो तोबा इरप्शन है, ये जो पूरा का पूरा वॉल्केनिक सुपर इरप्शन थी, इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट हुआ था ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर, ग्लोबल इकोलॉजी के ऊपर, होमिनिन इवोल्यूशन में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है और माइग्रेट भी कर गई थी बड़ी सारी स्पीशीज़। जबकि दूसरे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इसका बहुत ही कम इम्पैक्ट था ऑन द होमिनिन पॉपुलेशन इन साउथ एशिया, या फिर इसका जो इम्पैक्ट था वो एक जगह पर प्रॉपर तरीके से नहीं निकला, वो अनइवन था। किसी जगह पर ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ इसका, किसी जगह पर कम इम्पैक्ट हुआ। तो हम एक कॉमन कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं कि इस वाले वॉल्केनिक सुपर इरप्शन की वजह से क्या इम्पैक्ट प्रॉपर तरीके से हुआ होगा एक पर्टिकुलर जगह पर। इसके बाद क्या होता है, ये तो बात थी जो हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ी अबाउट 75,000 ईयर्स अगो। अब 12,000 साल पहले क्या होता है, प्लीस्टोसीन एरा डिक्लाइन हुआ, खत्म हो गया, और उसके बाद आ गया होलोसीन एरा। ठीक है। और बेसिक क्लाइमेटिक पैटर्न्स जो थे वर्ल्ड के अंदर, जैसा कि वो हमें देखने को मिलते हैं आज के समय में, वो इस्टेब्लिश हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, राइटर यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि देयर हैव बीन नो सिग्निफिकेंट क्लाइमेटिक चेंजेस इन द लास्ट 12,000 ईयर्स। 12,000 सालों में भी बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस हुए हैं। मतलब कहने का मतलब ये राइटर का कि प्लीस्टोसीन एरा के बाद होलोसीन एरा आया, और उसके बाद आप ये मत सोचना कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होलोसीन एरा के अंदर डेवलप हुई थी वो बिल्कुल वैसे ही है। ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर, एनवायरमेंट्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए, ऐसा नहीं सोचना है हमें। अब ये जो चेंजेस हैं ये इतने बड़े तो नहीं थे, ठीक है, जैसे कि प्लीस्टोसीन एरा के अंदर थे, लेकिन होलोसीन एरा के अंदर हमें जो है वार्म एंड वेट कंडीशंस देखने को मिलती हैं एज कंपेयर टू द लेट प्लीस्टोसीन एरा। तो अगर हम कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को स्टडी करते हैं पास्ट के एनवायरनमेंट के बारे में, तो ये प्री हिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे हमें ये भी देखने को मिल जाता है कि कौन कौन सी स्पीशीज जो हैं वो एक्सटेंट हुई थी और कौन कौन सी जो स्पीशीज हैं वो बच पाई। जैसे हम चार्ल्स डार्विन की डार्विनिज्म थ्योरी में पढ़ते हैं,
कि जो स्पीशीज़ वहाँ पर बच पाई, ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशन जब चेंज हो भी रही थी, आइस एज से वार्म एज आया, जो स्पीशीज़ उनसे बच पाई, तो वो डार्विनिज्म की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो पास कर पाई इस टेस्ट को, जिसको चार्ल्स डार्विन बोलते थे एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अप्रोच। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अप्रोच, कि जो स्पीशीज फिट थी वो आगे सर्वाइव कर गई और उनकी जनरेशन आगे आते हुए उनके स्ट्रक्चर्स के अंदर, उनके जीनोमिक स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस ज़रूर आए, लेकिन वो आज भी एक कॉन्टिन्यूइंग स्पीशीज़ की तरह हमारे सामने है। जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर बात कर ली जाए, ह्यूमन बींग्स के साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इंसानों की प्रजाति पूरी तरीके से एक्सटेंट हो गई अर्थ से और उसके बाद ह्यूमन बींग्स फिर से इवॉल्व हुए। वो चलती चली आई है, ठीक है। हालांकि तितर बितर होकर दुनिया के अलग अलग कोनों में फैल रखी थी ह्यूमन बींग्स की प्रजातियां, लेकिन पूरी एक साथ एक्सटेंट नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायनासोर की हो गई है, ठीक है। तो डिटेल्ड पेलियो एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, डिटेल्ड पेलियो एनवायरमेंटल स्टडीज दे आर सो फार अवेलेबल फॉर वेरी फ्यू पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में ज़्यादा गहराई से हम पेलियो एनवायरमेंटल स्टडीज़ को इतना ज़्यादा नहीं कंडक्ट कर सके हैं, लेकिन फिर भी जिन जगह पर हुई है स्टडीज़ कंडक्ट पास के एनवायरमेंट से रिलेटेड विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो स्टडीज़ की रिसर्च एनालिसिस हमारे पास चाहे भले गिने चुने पार्ट के लिए अवेलेबल है, लेकिन वो एक्सटेंसिव है। डिटेल्ड तरीके से पूरे सब कॉन्टिनेंट को कवर नहीं करा गया है उन पेलियो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में। तो एक ऐसी स्टडी कंडक्ट करी गई थी साल 1935 में बाय HD टेरा एंड TT पैटरसन। कहाँ पर कंडक्ट करी गई थी स्टडी पास के एनवायरमेंट को समझने के लिए? ऑन द सोअन, या फिर जिसको हम सोअन रिवर बोलते हैं, इन द पोर्टवर प्लेट्यू बिटवीन पीर पंजाल एंड सॉल्ट रेंजेस इन पाकिस्तान। इनकी टीम को यहाँ पर बड़े सारे नंबर ऑफ टूल्स मिले। मोस्टली वो टूल्स बिलोंग करते थे टू मिडल एंड अपर पेलियोलिथिक एरा, और कुछ टूल्स यहाँ पर इनकी टीम को मिले विच बिलोंग टू लोअर पेलियोलिथिक एरा। D टेरा, HD टेरा और TT पैटरसन जो है, इन्होंने 5 टूल बेयरिंग टेरेसेस जो है वो आइडेंटिफाई करे। अब यहाँ पर टेरेस किसको बोला जा रहा है? रिवर बेड को बोला जा रहा है, और पुराने समय की रिवर बेड को डिनोट करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनको रिवर बेड के अंदर 5 जो है वो टूल्स मिले, जो कि सोअन रिवर के पास इनको आइडेंटिफाई होते हुए मिले। और इन्होंने फिर इसके बाद ये देखा, एक ये थ्योरी को बेसिकली यहाँ पर बिलीव करने लगे कि जो कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पर हमें 4 साइकिल की या 4-फोल्ड ग्लेशियल साइकिल हमें देखने को मिलती है, और 4-फोल्ड यूरोपियन ग्लेशियल साइकिल के साथ ये बिल्कुल कंपैटिबल है। अब ग्लेशियल साइकिल यानी कि उसी को बोला जा रहा है यहाँ पर आइस एज वार्म एज, आइस एज वार्म एज, आइस एज वार्म एज, आइस एज वार्म एज। एक आइस एज और एक वार्म एज को अगर आप कंबाइन कर दो तो वो एक ग्लेशियल साइकिल बन जाती है। और इसी तरीके के कंपैरिजन, जैसे यहाँ पर कंपैरिजन किसका करा गया कि कश्मीर के अंदर जो ग्लेशियल साइकिल थी वो बिल्कुल कोरिलेट करती है विद द यूरोपियन ग्लेशियल साइकिल। इसी तरीके के कंपैरिजन जो हैं वो नर्मदा रिवर के आसपास पैरेलल्स ड्रॉ करे गए एंड द एरिया अराउंड चेन्नई। अब ये जो सारे पैरेलल्स थे, जो सारे कोरिलेशंस थे, जो सीक्वेंसेस और जो कंक्लूजन्स जो D टेरा और पैटरसन जी ने जो अपनी स्टडीज़ कंडक्ट करी, आज के समय में ये ज़्यादा रेलिवेंट मानी नहीं जाती हैं। दे आर नो लॉन्गर एक्सेप्टेड, ठीक है। दीज स्टडीज़ आर नो लॉन्गर एक्सेप्टेड। लेकिन इसकी वजह से प्री हिस्टोरिक रिसर्च के अंदर, स्पेशली इंडिया के संदर्भ में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के संदर्भ में, हमें कुछ नए नए राज देखने को मिले। स्पेशली अभी तक जो स्टडीज़ कंडक्ट करी जा रही थी उसके अंदर हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि ज़मीन की खुदाई करके हम कुछ टूल्स वगैरह को आइडेंटिफाई करें। पहली बार ऐसी स्टडीज़ कंडक्ट हुई जहाँ पर हम लोग पास के एनवायरनमेंट के बारे में
इन क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में स्टडी करने के लिए एक दिलचस्पी रखने लगे। उसके बाद 1930 में एले कैमिडे और एक पर्सन थे जिनका नाम था MC बर्कीट। तो एले कैमिडे और मिस्टर MC बर्कीट ने इसी प्रकार की एक सिमिलर स्टडी कंडक्ट करी, जहां पर उन्होंने कुछ जो प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स थे और जिस भी एनवायरनमेंट से वो बिलोंग करते थे उसके बारे में स्टडी उन्होंने कंडक्ट करी। कहाँ पर? ईस्टर्न घाट्स के अंदर, स्पेशली आंध्र प्रदेश के अंदर। और ये स्टडी जो इन्होंने कंडक्ट करी ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सकवेशंस। और आप जानते हो, जितने पुराने इतिहास को अगर आप जानने के लिए किसी एक जगह को एक्सकवेट करोगे, वहां पर खुदाई करोगे, तो वो खुदाई कोई ऐसी नहीं है कि आपको एक बस आपने खुदाई करी और सारे राज आपके सामने आ गए, आपने अपनी सारी स्टडी को कंडक्ट कर लिया। हमेशा जितने पुरानी साइट को आप स्टडी करते हो तो वहां पर एक प्रोसेस फॉलो होता है, दैट इज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रैटिग्राफी ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी जो चीज़ है आपको जितने लोअर लेवल के अंदर देखने को मिलती है तो समझ जाओ वो उतनी पुरानी है। फिर उसके ऊपर कोई अगर एक मिट्टी की लेयर है तो समझ जाओ कि वो एक दूसरा ज़माना है। फिर अगर उसके ऊपर एक और लेयर है और वहाँ पर कुछ आपको अवशेष देखने को मिलते हैं, फिर आप समझ जाओ कि जगह तो वही है, साइट तो वही है, लेकिन ज़माना बदल गया होगा। तो ये जो सोवन रिवर के आसपास ये जो पूरा का पूरा पेलियो एनवायरनमेंट को जानने की कोशिश करी गई थी आर्कियोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा, इसको ऐसा समझा जाता है कि ये शायद से टाइम रहा होगा लेट प्लीस्टोसीन एरा का। स्टडीज जो सोन रिवर वैली जो कि नॉर्दर्न मध्य प्रदेश के अंदर कंडक्ट करी गई, और बेलन वैली की जो स्टडीज़ हैं जो कि कंडक्ट करी गई दक्षिण साइड में उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर हमें कुछ कनेक्शंस देखने को मिलते हैं कि रिवर सिस्टम्स कैसे चेंज हुए, रिवर की पाथ कैसे चेंज हुई, क्लाइमेट कैसे चेंज हुआ, और अलग अलग स्टोन एज की साइट्स के एविडेंसेस भी हमें इन रिवर वैलीज के पास देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन द सर्दर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। और इन स्टडीज़ को कंडक्ट करा था क्लार्क और विलियम ने 1986 में। लेट प्लीस्टोसीन एरा की बात करें तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पर थी वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी और आज के कंपैरिजन में यहाँ पर ड्राई कंडीशंस हुआ करती थी। यहाँ पर हमें कुछ एनिमल्स के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। अब देखो, क्रोकोडाइल्स के एविडेंसेस, जैसे अगर कभी एग्जाम में आपका नाम आ जाता है कि एनिमल्स की लिस्टिंग आ जाती है कि इनमें से कौन सा एनिमल जो है वो लोग खाते होंगे, हंट करते होंगे या उनका कंटेम्प्रेरी होगा, तो उसकी बोन की स्टडी में आप लोगों ने स्टोन एज के टाइम पर क्रोकोडाइल के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा, या कभी कभार कुछ जैसे बुक्स हैं लाइक 12th क्लास की जो हिस्ट्री की NCERT है वो आपको घड़ियाल वर्ड भी दे देती है। लेकिन यहाँ पर आपके सामने आ रहा है हिप्पोपोटेमस के भी हमें बोन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। ये बहुत एक अपने आप में यूनिक चीज़ है जिसका जिक्र ना ही पूनमला दहिया की बुक के अंदर, ना ही तमिलनाडु की NCERT के अंदर, ना ही हमारी नॉर्थ इंडिया की NCERT के अंदर करा गया है। हिप्पोपोटेमस एंड क्रोकोडाइल के बोन्स भी हमें यहाँ पर मिले हैं जो कि ये शो करते हैं कि यहाँ पर पक्का अगर हिप्पोपोटेमस और क्रोकोडाइल के जानवरों के अवशेष हमें मिले हैं तो यहाँ पर परमानेंट रिवर वाटर हुआ करता होगा इन रिवर्स में और स्ट्रीम्स में। ये ऐसा नहीं था कि ड्राई अप हो जाती होंगी ये वाली रिवर्स, यहाँ पर परमानेंटली वाटर अवेलेबल होगा, तभी ये स्पीशीज़ यहाँ पर पनप पाई है। क्योंकि यहाँ पर कोई एक सिंगल बोन नहीं मिली है, बहुत सारे क्रोकोडाइल्स और बहुत सारे हिप्पोपोटेमसिस की हमें बोन्स मिली है। अर्ली होलोसीन एरा की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट एज कम्पेयर टू प्लीस्टोसीन एरा हो गया था गर्म, और उसको हम कहते हैं वार्म एंड वेट क्लाइमेट, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो हैं और जो ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो एक्सपेंड हुए और ग्रासलैंड जो है वो श्रिंक होने लग गए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको राजस्थान के बारे में कुछ बताया जा रहा है। आज के समय में जैसे राजस्थान के अगर थार डेजर्ट को अगर आप देखो तो नाम में ही पता लग रहा है कि यहाँ पर अब वो एक प्रॉपर फॉरेस्टेड रीजन नहीं है, यहाँ पर कोई ग्रासलैंड नहीं है, यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की
लैंड सरफेस में फर्टिलिटी अवेलेबल नहीं है। और इस प्रोसेस को हम लोग एनवायरनमेंट के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, साइंस के अंदर क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन के प्रोसेस के साथ एक दिक्कत बहुत बड़ी ये जुड़ी हुई है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नॉट इन दिस बुक बट इन फाउंडेशन कोर्स क्लासेस, कि जैसे आप इमेजिन कर लो कि इस जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पर डेजर्ट है और यहाँ पर एक फर्टाइल प्लेन अवेलेबल है। राजस्थान का डेजर्ट एक्चुअली बनने के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और या किसी भी जगह का, दुनिया के अलग अलग कोनों में जब डेजर्ट्स क्रिएट होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन, तो उसके पीछे यही थ्योरीज अवेलेबल होती है, जो कि अपने आप में थ्योरी नहीं है, बल्कि अब तो वो हमारे सामने एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि जिस जगह पर फर्टिलिटी जो है, जिस जगह पर जो फर्टिलिटी है किसी भी लैंड की, अगर वो इरोड होने लगती है, वो कम होने लगती है, उसको संभाला ना जाए, तो वहाँ पर फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाती है और वो रीजन धीरे धीरे करके बन जाता है इनफर्टाइल। जब कोई भी रीजन इनफर्टाइल शुरू शुरू में बनता है तो ज़मीन के ऊपर आपको देखने को मिलेंगी कुछ कुछ दरारें, क्रैक्स एंड फॉल्ट्स लाइक दिस। इनको अगर वक्त रहते, टाइम रहते अगर संभाला ना जाए तो फिर क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा जो रीजन होता है, यहाँ पर आपको वो क्रैक्स एंड फॉल्ट जब डेवलप हुए हैं, उसके उसके अंदर आपको एक ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ ना छोटे छोटे लम्ब्स जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, जो आगे चलकर जब और ज़्यादा इरोड होते हैं तो वो सैंड पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको ज्योग्राफी में हम दो चीज़ों से समझते हैं। एक तो होता है जगह का खराब होना, विच इज़ नोन एज इरोजन, और इरोजन के साथ बिल्कुल एक अपोजिट जो टर्म होता है, दैट इज डिपोजिशन। अब इस डिपोजिशन में एयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पानी भी करता है, ग्लेशियर्स भी करते हैं, लेकिन एयर वन ऑफ द मेजर फैक्टर है। अब हवा जब भी, और ये वाला जो रीजन है ये है एकदम फर्टाइल रीजन, ये प्लेन रीजन है, फॉरेस्टेड रीजन है, ठीक है, ये है एकदम फर्टाइल रीजन, हरियाली से भरा हुआ हरा भरा रीजन है। यहाँ पर अच्छे से वेजिटेशन हो पाती है, इस स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है इस रीजन के अंदर। अगर पास में कहीं पर इस फर्टाइल रीजन के पास में कुछ ये जो प्रोसेस है डेजर्टिफिकेशन का, जब ये स्टार्ट हो जाता है तो विद द मीडियम ऑफ एयर ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं ये उड़ उड़कर यहाँ पर जाने लग जाते हैं। और जब ये सैंड पार्टिकल्स एक डेजर्ट से उड़कर किसी भी एक फर्टाइल जगह पर अपना असर जो है वो दिखाने लग जाते हैं, या फिर आप ऐसा कह लो कि इनकी मात्रा जब बढ़ने लग जाती है, तो इस रीजन की भी जो फर्टिलिटी होती है वो फर्टिलिटी धीरे धीरे करते हुए श्रिंक हो जाती है। तो अभी तक जो अगर कोई इतना बड़ा इलाका है जहां पर डेजर्टिफिकेशन शुरू हो गई है और इसके आसपास का जो एरिया है जो कि हो सकता है कि फर्टाइल हो और वो फर्टिलिटी काफ़ी बड़े एरिया में फैली हो, लेकिन धीरे धीरे कर कर क्या होता है, ये जो डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको नीचे पूरी प्रक्रिया समझाई, ये अपने साथ साथ फिर पूरे के पूरे एरिया को जो है वो लपेट लेता है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो, जिस भी रीजन में अगर कभी भी, याद रखना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी रीजन में अगर कभी भी डेजर्ट बनना स्टार्ट हो जाता है तो ये जो डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है उस डेजर्ट क्रिएशन की प्रक्रिया को एक्सपेंड भी करती चलती है। इस डेजर्टिफिकेशन के प्रोसेस का एक्सपेंशन भी होता रहता है, यानी कि वो जो डेजर्ट है वो अपने साइज में लार्ज भी बनता रहता है। अब राजस्थान की अगर आप बात करो करेंटली,
आज भी राजस्थान पूरा का पूरा सूखा हुआ नहीं है, पूरा का पूरा डेजर्ट नहीं है। एक जगह पर, जहाँ पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे थार डेजर्ट की, थार थार डेजर्ट यानी कि डेजर्ट है वो, पूरा का पूरा सूखा हुआ है। लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ एरिया की बात करो जैसे माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर तो आज भी बहुत ज़्यादा हरियाली है। तो डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस अभी यहाँ तक है। ज्योग्राफी में कुछ भी जो चीज़ होती है, कुछ भी जो घटनाक्रम होती है, मैंने आपको बताया था, छोटे से छोटा टाइम ड्यूरेशन भी हज़ारों से लाखों सालों का होता है। तो थार थार डेजर्ट के अगर बारे में अगर हम बात करें, आज के संदर्भ में पहले आपको कुछ कंटेम्प्रेरी चीज़ें बताई जा रही हैं कि राइटर आपको यहाँ पर बता रहे हैं आज का जो थार डेजर्ट है, इट हैज़ वेरी वेरी लिटिल नेचुरली अकरिंग सरफेस वाटर। कुछ समय यहाँ पर पानी रहता है, वो भी रेनी सीजन के अंदर। लोग जो हैं यहाँ पर बारिश के पानी को स्टोर करते हैं, उसके लिए जो टैंक्स हैं, वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, कैनाल्स हैं, और एक कॉन्सेप्ट होता है जो पास के राजा महाराजा यहाँ पर फॉलो करते थे, डैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बाउलीज। स्ट्रक्चर ऑफ बाउलीज ये बनाते हैं, जैसे आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलती है ना अग्रसेन की बाउली। तो यहाँ पर बाउलीज जैसे स्ट्रक्चर जो है ये भी आपको देखने को मिलते हैं। दीज आर बाउलीज, जहाँ पर पास में लोग जो है रेन वाटर को और नॉर्मल पानी को इस प्रकार से स्टोर करके रखते थे ताकि वो वेरियस पर्पसेस के लिए इनको यूज़ कर सकें। यहाँ पर स्टेप्स होते थे, सीढ़ियाँ होती थी जहाँ से आप उतर कर नीचे जाकर पानी को कलेक्ट कर सकते थे। ड्रायर सीजन्स में ये वाला पानी जो है वो यूटिलाइज करा जा सकता था बड़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे जिसको राजस्थान में एक प्रोमिनेंट नाम से जाना जाता है, बाउलीज के नाम से। तो अगर हम वेस्टर्न राजस्थान की स्टडी की बात करें, हम यहाँ पर देख रहे हो एक स्पेशल टर्म यहाँ पर यूज़ करा गया है। पूरे राजस्थान की बात नहीं हो रही है, वेस्टर्न राजस्थान की बात हो रही है, क्योंकि थार डेजर्ट तो डेजर्ट है, लेकिन माउंट आबू का एरिया जो है ईस्टर्न राजस्थान वगैरह वो अभी भी डेजर्ट नहीं है। डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस वहाँ पर फैल सकता है, आ सकता है, लेकिन अभी आप पूरे राजस्थान को डेजर्ट नहीं बोल सकते हो। यू कैनॉट कॉल राजस्थान एज अ डेजर्ट स्टेट। तो अ स्टडी ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान जो कि थार डेजर्ट में कंडक्ट करी गई थी बाय मिश्रा एंड राजगुरु इन 1985, स्पेशली अराउंड द डिडवाना रीजन इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट, वो ये इंडिकेट करता है कि जो प्रेजेंट इन्वायरमेंट है थार डेजर्ट का वो बहुत अलग है जैसा कि वो प्लीस्टोसीन एरा के अंदर हुआ करता था। शुरू से वो डेजर्ट नहीं था, वहाँ पर हरियाली थी, वहाँ पर आगे चलकर ग्रासलैंड्स, फॉरेस्टेड रीजन्स, वेजिटेशंस वगैरह हमें देखने को मिलती थी। लेकिन अगर हम बात करें अपर प्लीस्टोसीन एरा के फेज की, अराउंड 25,000 to 13,000 बिफोर प्रेजेंट ईयर्स, तो ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ डैट एरा जो सरफेस वाटर जो था कुछ क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर शुरू से अवेलेबल था, ग्राउंड वाटर था, यहाँ पर सरफेस वाटर भी था। तो फ्लोरा और फौना, पेड़ पौधे और जानवर वगैरह यानी कि बायोडाइवर्सिटी से रिच रीजन था ये। आज के समय में लेकिन ये पिक्चर चेंज हो चुकी है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन। तो जो सेडिमेंट्स थे सॉल्ट लेक के, वो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि रेनफॉल जो है यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलती है, रेनफॉल इंक्रीज हो गई थी इन द मिड होलोसीन एरा। एंड इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस दैट मोस्ट वाइड स्प्रेड प्री हिस्टोरिक ऑक्यूपेशन इन दिस एरिया बिलोंग्स टू दैट पीरियड, मिड होलोसीन पीरियड। तो यहाँ पर कुल मिलाकर सीखने वाली बात इतनी है कि डेजर्टिफिकेशन का जो शिकार है राजस्थान का वेस्टर्न इलाका, लाइक अराउंड द रीजन ऑफ थार डेजर्ट एंड विद इन द रीजन ऑफ थार डेजर्ट, ये डेजर्ट बाद में बना है। डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया यहाँ पर बाद में हुई है। शुरू में पूरा का पूरा राजस्थान, चाहे आप ईस्टर्न राजस्थान की बात तो आज भी करो, वो डेजर्टिफिकेशन की चपेट में नहीं आ रखा है, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान आज के समय में पूरा का पूरा ऑलमोस्ट थार डेजर्ट उसके आसपास का एरिया वो पूरा का पूरा डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया की चपेट में आ चुका है। तो ये धीरे धीरे कर हुआ है। और इसके पीछे पास्ट में आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे? यहाँ पर सिंपली आप ये बोलोगे जो एज चेंज हुई है वो
जो एराज जो चेंज हुए हैं वो वक्त ज़माना बदला, और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर जो चेंजेस हमें देखने को मिले, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से जो चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिले, उसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया और ज़्यादा तेज़ी से होती चली गई, गहरी होती चली गई, जिसने वेस्टर्न राजस्थान के थार डेजर्ट वाले एरिया को पूरा का पूरा डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये दोस्तों मैंने कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से जोग्राफिकल एंड इन्वायरमेंटल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ कनेक्ट करते हुए आपको ये अच्छे से टॉपिक कवर करवाया, पेलियो एनवायरमेंट्स, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू साउथ एशिया। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।